गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटिव लर्निंग पॉइंट पे। आज की एक क्लास आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की साइंस की क्लास रहेगी। इससे पहले आपकी एक क्लास जो है वो सेमेस्टर की हो चुकी है, थर्ड सेमेस्टर की साइंस की, और ये आज आपकी सेकंड क्लास है। और इसके अंतर्गत हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को रिवाइज करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने इससे पहले वाली क्लास में कर लिए थे, और जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी है एक बार जाकर आप प्लेलिस्ट से उस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है, समरूप अंगों से आप क्या समझते हैं। देखिए, समरूप, सम का मतलब समान, रूप का मतलब जो कि देखने वाला स्ट्रक्चर है ना, जो दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर होता है वो आपका रूप कहलाता है। तो ऐसे अंग, अब यहाँ पे बात हो रही है समरूप अंगों की, तो ऐसे अंग जो कि दिखने में एक समान हो वो आपके क्या कहलाते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। देखिए, अंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समजात अंग और दूसरा होता है समरूप अंग। तो समजात में क्या होता है कि जिनकी उत्पत्ति एक समान हो, भले वो देखने में अलग अलग हो पर जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तो वो समजात अंग होते हैं, ठीक है ना। और समरूप जो कि भले उत्पत्ति के आधार पे अलग अलग हो पर देखने में एक समान लगे तो वो आपके समरूप अंग हो जाते हैं। तो वे अंग जो कि उत्पत्ति में तो असमान हो परंतु कार्य और देखने की दृष्टि से समान हो तो वो आपके क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं समरूप अंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे तथा जंतुओं के मध्य की कड़ी किसे कहा जाता है। देखिए, एक कड़ी हम पढ़ते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की, जो कि वायरस होते हैं। अब यहाँ बात आ रही है आपकी पौधे और मनुष्य की, जीवों के बीच की जो कड़ी है वो किसे कहा जाता है, तो वो होता है आपका युगलीना। क्योंकि युगलीना एक ऐसा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ वर्ग में ये आता है, ऐसा एक कोशिकीय जीव है जिसमें कि क्लोरोफिल उपस्थित होता है और ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है, इसलिए इसको पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अंग तंत्र क्या है। अब अंग तंत्र की अगर हम बात करें तो बहुत सारे अंगों से मिलकर कई सारे अंग आपस में मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम अंग तंत्र कहते हैं। अंग तंत्र कोई भी मानव शरीर में स्थित या फिर किसी भी जीव के शरीर में उपस्थित कोई भी अंग तंत्र जो है वो एक विशेष कार्य को करने के लिए बना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें उत्सर्जन तंत्र की, तो उत्सर्जन तंत्र भी एक प्रकार का अंग तंत्र है जिसमें कि किडनी, एड्रिनल ग्लैंड्स, मूत्र नलिकाएं, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, इनसे मिलकर जो है वो हमारा उत्सर्जन तंत्र बना होता है। अब ये अलग अलग अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जो कि संपूर्ण उत्सर्जन की क्रिया को संचालित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतःश्वसन या फिर उच्छ्वसन क्या है। अब देखिए, अंतः की बात हो रही है तो ऑक्सीजन को अंदर लेना। जब हम श्वसन की क्रिया में दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो क्या होता है उच्छ्वसन और एक होता है निःश्वसन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं अंतःश्वसन की, जिसमें क्या होता है, अंतःश्वसन में हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, है ना। अंतःश्वसन में क्या करेंगे, जब हम प्राण वायु को अपने फेफड़ों में अंदर भरते हैं तो ये अंतःश्वसन, और उच्छ्वसन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो है वो बाहर निकालते हैं वायु को तो वो आपका उच्छ्वसन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूक्ष्म जैविकी के पितामह किसे कहा जाता है, मतलब माइक्रोबायोलॉजी के फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर रहेगा एंटोनी ल्यूवेनहॉक, है ना। एंटोनी ल्यूवेनहॉक जो है उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जैविकी के पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में सूक्ष्म जैविकी की स्थापना किसने की। देखिए, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो
एंटोनी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम एक कोशिकीय जीव को खोजा था। पर 19वीं सदी में माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर सबसे अच्छा काम, एक प्रैक्टिकल वर्क किसने किया था? वो किया था लुई पास्चर ने, है ना। किसने किया था? लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, वायरस क्या है? तो वायरस जो है, एक तो इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। जब ये किसी होस्ट के शरीर में होता है तो ये सजीव के समान प्रजनन करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है और सजीव के समान लक्षण प्रदर्शित करता है। पर ये अगर जब किसी होस्ट के शरीर से बाहर होता है तो ये निर्जीव के समान व्यवहार करता है। अब बात कर रहे हैं कि वायरस क्या है। तो वायरस जो है वो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल के बने उपकोशिकीय संरचना वाले परजीवी होते हैं, है ना। इनमें क्या पाया जाता है? एक तो प्रोटीन से बना हुआ एक कवच होता है और दूसरा इनके अंदर न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, जो कि या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, ठीक है। और ये एक परजीवी जीव होता है। ये हमेशा किसी होस्ट के शरीर में ही जो है वो डेवलपमेंट कर पाता है, इंडिविजुअल ये डेवलपमेंट नहीं कर पाता। अगला प्रश्न है कि वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी, है ना। वायरस की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो इवानोवस्की ने जो है वो सर्वप्रथम वायरस की खोज की थी। अगला प्रश्न है, खुरपका और मुंहपका किस प्रकार के रोग हैं? तो अगर हम खुरपका और मुंहपका की बात करें तो ये वायरस के द्वारा, यानी कि विषाणु जनित रोगों के प्रकार हैं और ये जानवरों में ज़्यादा होता है। जानवरों के खुर जो होते हैं वो पक जाते हैं इसमें, है ना। तो ये खुरपका और मुंहपका रोग जो है ये मुख्य रूप से चौपायों में होने वाले रोग हैं और ये वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी भी वायरस के एक कण को क्या कहते हैं? तो अगर हम बात करें कि वायरस के अंदर जो कण रूपी संरचना पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विरियन। क्या कहा जाता है? विरियन कहा जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायरस संक्रमण के कारण के लिए कोई दो प्रोटीन्स आवश्यक होते हैं, कौन से? भाई वायरस संक्रमण के लिए कौन से दो प्रोटीन आवश्यक होते हैं ये आपको बताना है। तो उत्तर रहेगा आपका एक तो एग्लूटिनिन और दूसरा न्यूरामिनिडेज, है ना। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। एक तो होता है आपका एग्लूटिनिन्स और दूसरा होता है न्यूरामिनिडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज क्या है? तो इसकी अगर हम बात करें तो जीवाणुओं में परजीवी वायरस कणों को बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। तो जीवाणुओं में जो आपके वायरस कण पाए जाते हैं, जो परजीवी वायरस कण, देखो जीवाणुओं के अंदर भी परजीवी वायरस कण पाए जाते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है बैक्टीरियोफेज। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो गंगा जल है ना, हमारी गंगा जी हैं, उनका जो जल है वो कभी भी खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता? कौन बताएगा इसका कारण? बताओ जल्दी से। तो देखिए हमारी गंगा जी का जो जल है ना भाई, वो तो हमारी गंगा मैया तो है ही सही, वो तो पवित्र रहेगी सही हमेशा। पर इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि गंगा जी का जो जल है उसमें बैक्टीरियोफेजेस नामक जो है वो वायरस पार्टिकल पाए जाते हैं, है ना। वायरस पार्टिकल पाए जाते हैं जो कि किसी भी अन्य प्रकार के बैक्टीरिया को पानी में ग्रोथ नहीं करने देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। यही कारण है कि हमेशा गंगा जी का जो जल है वो हमेशा
शुद्ध रहता है ना। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले 2 वायरसों का उल्लेख कीजिए। किसी भी 2 वायरस का नाम आपको बताना है। अब देखो इसमें है आपको, एक तो होता है डीऑक्सीराइबो वायरस और दूसरा होता है राइबो वायरस। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, इससे पहले एक प्रश्न में हमने पढ़ा कि वायरस जो है वो प्रोटीन कवरिंग और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो हमारी प्रकृति में 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, एक तो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं तो इनके ही अकॉर्डिंग कि किसी वायरस के अंदर किस प्रकार का न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, उसी के अकॉर्डिंग इनको डीऑक्सीराइबो वायरस या फिर राइबो वायरस के नाम से जानते हैं। जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है वो डीऑक्सीराइबो वायरस हो जाता है, जिसके अंदर आरएनए प्रेजेंट है तो वो आपका राइबोस वायरस हो जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता हो तो वो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर यहीं पे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दीजिएगा, तो आपको उसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न 2 रोगों के नाम। तो जीवाणु जनित तो देखो आपको सभी रोगों के नाम जो है वो कम से कम 6 से 7 रोगों के नाम याद होने ही चाहिए, परंतु यहाँ पर जो है आपको दिए गए हैं वो मुख्य रूप से हैजा और क्षय रोग। क्षय रोग को हम तपेदिक और टीबी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है और ये आपका विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, वायरस द्वारा फैलने वाले रोगों की रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो देखिए वायरस के थ्रू, देखिए वैसे तो वायरस का कोई भी एंटीडोट नहीं बनता है, ठीक है ना, कोई भी एंटीडोट नहीं बना है अभी तक भी। वायरस का जो है वो पर्टिकुलर कोई एंटीडोट नहीं है कि इससे ये वायरस नष्ट हो जाएगा। हमेशा वायरस जो है बस वो उसके प्रभाव को कम कर देता है। जो टीकाकरण कराया जाता है वो क्या करता है, वो उस वायरस के प्रभाव को हमारे शरीर में कम कर देता है, पर पूरी तरीके से क्योरेबल नहीं है, है ना। तभी तो कोरोना में देखो जो भी लोग कोरोना से पीड़ित हुए थे वो अपने आप ठीक हुए हैं। जो मेडिसिन उनको दी गई थी वो एक तरीके से उनके ऊपर जो जरूरत से ज़्यादा हानिकारक प्रभाव हो रहा था उसको कम करने के लिए दी गई थी, वो वायरस को नहीं मार रही थी। वायरस जब तक अपना लाइफ साइकिल अपने बॉडी में कंप्लीट नहीं कर लेता है तब तक वो हमारे शरीर से ख़त्म नहीं होता है ना। अभी जैसे चेचक है, आपको पता है चेचक का टीका हमें बचपन में ही लग गया था, पर फिर भी कईयों को चेचक बाद में निकलती है ना। तो देखिए फिर क्या होता है कि एक बार अगर चेचक हो गई किसी को, फिर लाइफ में दोबारा उसको नहीं होने की संभावनाएं रहती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब एक बार किसी व्यक्ति को चेचक हो जाती है तो वो जो चेचक के विषाणु होते हैं वो हमारे शरीर में निष्क्रिय अवस्था में रह जाते हैं। तो फिर कभी जब बाहर से दोबारा चेचक के विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो पहले से ही निष्क्रिय विषाणु क्या करते हैं, इन बाहरी विषाणुओं को नष्ट कर देते हैं, है ना, इसलिए दोबारा नहीं हो पाता है। पर कुछ लोगों की इम्यूनिटी कम होती है तो उनको दोबारा भी चेचक हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो एक तो अगर हम बात करें कि थोड़ा वायरस को प्रभाव को रोकने के लिए टीकाकरण और रसायन चिकित्सा, मतलब आपकी कोई भी केमिकल जो आपके मेडिसिन वगैरह हो या फिर जो आपको वैक्सीनेशन किया जाता है ना, ये आपके वायरस को रोकथाम के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जीवाणु क्या है। तो जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है ना, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। अगला प्रश्न है, अब एक कोशिकीय, इसमें आप थोड़े से एग्जाम्पल लिख देना, जैसे अमीबा लिख दिया, पैरामीशियम हो गया, युगलिना, है ना, इसे नाम ज़रूर लिख के आ जाना, याद आ जाए तो,
वैसे याद रखने चाहिए आपको, है ना। चलिए अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों का संरक्षण किन विधियों के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, एक तो कैनिंग मतलब आपने देखा होगा कैन में आते हैं, जैसे अगर रसगुल्ले का कैन होता है, गुलाब जामुन का कैन होता है ना, उसमें काफ़ी समय तक हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। चीज़ का जो कैन आता है आपका, उसमें हम काफ़ी टाइम तक जो है वो फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। दूसरा आपका पास्चराइजेशन होता है, ये केवल दूध के लिए यूज़ होने वाली, है ना, ये केवल दूध को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होने वाली विधि है। दूसरा कम तापमान पर संचयन, जैसे कि पहले से ही प्रिपेयर फूड है उसको हम रेफ्रिजरेट कर लेते हैं, तो ये भी एक तरीके से भोजन संरक्षण की विधि है। अगला जब 4th नंबर हो जाता है आपका निर्जलीकरण, मतलब जब हम सुखा लेते हैं धूप में, है ना, जैसे कि आम पापड़ या फिर मेथी वगैरह या धनिया की पत्तियों को हम छाया में सुखा लेते हैं, निर्जलीकरण करके भी उनको प्रिजर्व किया जा सकता है। तो ये कुछ विधियाँ होती हैं। आगे चलते हैं, आप एक अचार मुरब्बा बनाकर भी हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। अगला है जीवाणुभक्षी क्या है। अब जीवाणुभक्षी यानी अभी पढ़ा था हमने, ये उसका हिंदी रूप आ गया। अभी हमने पढ़ा ना बैक्टीरियोफेजेज पढ़ा ना, अभी मैंने आपको गंगा जल का उदाहरण दिया था। अरे बैक्टीरियोफेज को ही जीवाणुभक्षी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? जीवाणुभक्षी कहा जाता है। तो जीवाणुभक्षी यानी कि बैक्टीरियोफेजेज एक प्रकार का वायरस है जो कि जीवाणुओं पे आक्रमण करता है, और इसी की उपस्थिति के कारण, है ना, इसी की उपस्थिति के कारण गंगा जल जो है वो हमेशा शुद्ध बना रहता है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक संपदा क्या है। तो प्राकृतिक संपदा यानी कि वे सभी पदार्थ जो कि हमें प्रकृति से निःशुल्क रूप में प्राप्त होते हैं, जिनके लिए हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है, जैसे कि हवा, पानी, है ना, भूमि, मृदा, ये सब क्या है? ये सभी, है ना, वृक्ष, ये सभी हमारे प्राकृतिक संपदा है। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन क्या है। तो भूमि की ऊपरी सतह का उसके स्थान से हट जाना या उसका कटाव हो जाना, या पानी या फिर अत्यधिक वायु वेग के कारण उसका एक स्थान से हट जाना ही आपका क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। अगला प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण की विधियां। तो वन्य जीवों का संरक्षण किस किस प्रकार से किया जा सकता है। एक तो होता है आपका स्वस्थानीय संरक्षण, मतलब जिस स्थान पे वो वन्य जीव रहते हैं, प्राकृतिक जो उनका आवास है, वहीं पर उनका रिजर्वेशन किया जाए, वहीं पे उनके लिए कोई रिजर्वायर बना दिया जाए जिससे कि उनको संरक्षित कर दिया जाए। और दूसरा होता है आपका उत स्थाने, या फिर उनको एक स्थान से उनके प्राकृतिक परिवेश से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर उनके लिए रिजर्व स्थान, है ना, रिजर्व प्लेस बना दिया जाए। तो इन दो विधियों से वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है तांबा तथा सीसा किस प्रकार के खनिज हैं। तो ये अलोह खनिज है। अब लोह खनिज और अलोह खनिज, ये दो प्रकार के खनिज होते हैं। लोह खनिज जिनमें कि चुंबकीय लक्षण पाए जाते हैं, जो कि चुंबक से आकर्षित होते हों, जैसे कि निकिल हो गया आपका, लोहा हो गया, है ना, कोबाल्ट हो गया। फिर आपका अलोह में कौन से आ जाते हैं? तांबा और सीसा आ जाते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य प्रकाश किस प्रकार की संपदा है। तो ये एक तो प्राकृतिक संपदा है और नवीकरणीय है ना। ऐसा तो है नहीं कि सूर्य ने एक बार अपनी एनर्जी हमको दे दी तो फिर दोबारा नहीं देगा, वो तो लगातार अगले दिन उगेगा और फिर दोबारा से अपनी रोशनी उतनी ही तीव्रता से हमें देगा। तो ये एक नवीकरणीय ऊर्जा संपदा है। अगला प्रश्न है खनिज संपदा के अंतर्गत आने वाले कोई 4 तत्व बताइए। तो खनिज संपदा के अंतर्गत आने वाले कोई 4 तत्व कौन कौन से हैं? कोयला, संगमरमर, हीरा, प्राकृतिक गैस। इसमें आप और भी लिख सकते हो। इसमें आप क्या लिख सकते हो? जैसे कि आपने लिख दिया कोई भी लोहे के अयस्क लिख दीजिए, लोह अयस्क लिख दीजिए, है ना। इसके अलावा हम प्राकृतिक संपदा की, खनिज संपदा की बात हो रही है ना,
तो इसमें आप धातुओं के नाम लिख सकते हो, जैसे कि अगर हम सोने और चांदी की बात करें, है ना, सोने की बात करें तो ये तो बिल्कुल मुक्त रूप से प्रकृति में पाया जाता है क्योंकि एक अक्रिय धातु है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? देखिए, जीवाश्म क्या है, ये शब्द को पढ़ो, जीवाश्म यानी कि जीव की अश्म से बने हुए पदार्थ। अश्म मतलब राख या फिर अवशेष, और जीवों के मृत शरीरों के अवशेषों से बनने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। पेट्रोल जो है ये समुद्री जीवों के मृत शरीरों के अवशेषों से इनका निर्माण होता है, इसलिए पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहा जाता है? तो वर्तमान युग में पेट्रोल जो है वो किसी भी राष्ट्र के लिए सोने से इसकी अधिक कीमत है। आप जानते हैं कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। तो जिन स्थानों पर पेट्रोल जो है वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, जहाँ पर इनके कुएं प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, तो सोचो वो देश कितने ज़्यादा अमीर होंगे। वहाँ का जो उनको निर्यात करने से, इस पेट्रोलियम पदार्थ को निर्यात करने से जो उनको विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है वो कितने बड़े लेवल पे प्राप्त होती होगी, ठीक है ना। जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ है, जैसे कि आपके दुबई हो गया, कुवैत हो गया, है ना, अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर पानी से ज़्यादा आपको तेल के कुएँ मिलेंगे। वहाँ पर पानी भी ज़्यादा महंगा है आपके पेट्रोलियम पदार्थों से। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम इतनी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कि वहाँ पर इनके रेट ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे आपको पानी ज़्यादा महंगा मिलेगा, ठीक है, इसलिए इसको तरल सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है? तो देखिए, प्रकृति में जितनी भी आपको पदार्थ देखने को मिलते हैं, है ना, उसमें से 90% जो हैं उनमें कार्बन उपस्थित होता है। पर फिर भी यहाँ पे नाम पूछा गया है, तो आपके चूने में, है ना, चूना पत्थर क्या होता है? ये चूना पत्थर जिसे हम कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं, CaCO3, तो इसमें कार्बन उपस्थित होता है। खड़िया, संगमरमर, ये सभी कैल्शियम कार्बाइड के रूप हैं। इन सभी में जो है वो आपको कार्बन उपस्थित मिलेगा। इसके अलावा मानव शरीर में, पेड़ पौधों में, इन सभी में जो है वो कार्बन उपस्थित है। वायुमंडल में भी कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपस्थित है, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में उपस्थित है। अगला प्रश्न है, लैंप ब्लैक काजल क्या होता है ना, लैंप ब्लैक काजल, इसमें कार्बन कितने प्रतिशत होता है? अब आप ये बताओ, जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे, आपने काजल बनाया है ना घर पे? हम लोग काजल बनाते हैं ना, क्या करते हैं कि रुई की बत्ती को सरसों के तेल में डुबो के उसमें थोड़ा बहुत कपूर डाल देते हैं और उसको जलाते हैं। जलाने के बाद उसको ढक लेते हैं ऊपर से। तो क्या होता है, जो कालिक होती है वो उस ढकने वाले पात्र पर जो है वो जमा हो जाती है। उसी को लैंप ब्लैक काजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंप ब्लैक कहा जाता है, ठीक है ना। तो मोम तथा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे लैंप ब्लैक का या फिर काजल कहा जाता है। इसमें लगभग 98 से 99% तक जो है वो क्या होता है, कार्बन उपस्थित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रॉकेट ईंधन के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो मेथिल हाइड्रोजन और द्रवित हाइड्रोजन, मेथिल हाइड्रोजन और द्रवित हाइड्रोजन, ये दोनों ही रॉकेट ईंधनों के रूप में यूज़ की जाती हैं। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम गैस किन गैसों से मिलकर बनी है? तो पेट्रोलियम गैस किसे कहते हैं हम? LPG को कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें आपका ब्यूटेन और प्रोपेन होता है ना। इसमें लगभग आपका 90% ब्यूटेन होता है और 10% इसमें प्रोपेन होता है। इसमें एक मरकेप्टन नामक पदार्थ मिलाया जाता है जो कि स्मेल के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि गैस के रिसाव का हमें पता लगाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कार्बन का प्रतीक चिन्ह है C। इसका परमाणु क्रमांक है 6, इसका परमाणु द्रव्यमान है 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, कोयले से प्राप्त ईंधनों के प्रकार बताइए। तो कौन कौन से ईंधन जो है वो हमें कोयले से प्राप्त होते हैं? एक तो कोलतार, यानी कि वो जो डामर होता है ना जिससे रोड बनाए जाते हैं, वो उसको कोलतार कहते हैं। दूसरा कोक यानी कि कोयला, और कोल गैस जिसे कोयला गैस कहते हैं। ये तीनों ही हमें कोयले से प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, द्रव ईंधन में के प्रकार क्या हैं? तो द्रव ईंधन हमें किस किस रूप में मिलता है? एक तो मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, है ना। मिट्टी के तेल को ही केरोसिन भी कहा जाता है। ये सभी जो है वो द्रव ईंधन है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में बनाए गए सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए। तो प्रयोगशाला में जो सबसे पहला कार्बनिक यौगिक बना था वो था यूरिया। क्या फॉर्मूला होता है? NH3CO NH3। ठीक है, तो यह इसमें कार्बन उपस्थित है। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो वे सभी यौगिक जिनमें कि कार्बन उपस्थित हो, है ना, वे सभी यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित हो वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। हमारी प्रकृति में सबसे अधिक जो यौगिक पाए जाते हैं वो कार्बन के ही हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है जिसे श्रृंखलन कहते हैं। इसी गुण के कारण कार्बन के परमाणु अन्य कार्बन के परमाणु से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। यही कारण है कि कार्बनिक यौगिक जो है वो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन की परमाणु संख्या है 6, इसका परमाणु भार है 12, इसकी संयोजकता है 4। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या होगी संयोजकता? 4 होगी क्या? बताइए, सही बोला क्या मैंने? क्या होती है संयोजकता? बताओ बताओ, जल्दी से कमेंट करो। बताइए संयोजकता क्या होती है? भाई किसी भी, है ना, हाँ 4 ही होती है। ठीक है ना। किसी भी परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहा जाता है ना। किसी भी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने की क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें ही हम उसकी संयोजकता कहते हैं। और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, यानी कि इसमें 4 ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अन्य परमाणु के साथ क्रिया करने के लिए मुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, हीरा किस प्रकार का पदार्थ है? तो हीरा जो है ये एक कार्बनिक पदार्थ है। ये कार्बन का एक अपर रूप है, शुद्धतम कार्बन का रूप है ये, और ये प्रकृति में प्राप्त सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, डायबिटीज या मधुमेह क्या है? तो जब किसी व्यक्ति के शरीर में या उसके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तो उस व्यक्ति को हम मधुमेह से ग्रसित कहते हैं। मतलब जब हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो इस अवस्था को ही डायबिटीज़ कहते हैं। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो संक्रामक रोग यानी कि ऐसे रोग जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होते हैं उन्हें ही हम संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि टीबी, है ना, हैजा, आपका टाइफॉइड, ये सब क्या है? ये सभी जुखाम, सर्दी जुखाम, है ना, कोरोना, ये सभी क्या है? संक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने ही प्रश्नों को रखेंगे हम। अब मिलेंगे कल सुबह वाली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और आपसे एक फेवर की उम्मीद मैं करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेंबर्स को जो है वो हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से जोड़ेंगे और उनको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करवाएंगे ताकि सभी स्टूडेंट जो है वो इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए अब मिलेंगे कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।